इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर बाइटियान की बॉडी से एक स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर निकल कर आता है। वो स्पिरिचुअल बीस्ट को देखकर बाइटियान काफ़ी हैरान था और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो स्पिरिचुअल बीस्ट उसे अपना नाम लिंगार बताती है और वो कहती है कि मैं एल्फ निर्वाणा पिल हूँ जिसको कि तुम्हारे एंसेस्टर ने कल्टीवेट किया था। उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर लिया लेकिन मैं कल्टीवेट हो चुकी थी और मैं शुरू से ही तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद थी, लेकिन जब तुमने अपने मार्शल आर्ट्स पावर्स को अवेक किया तो मैं भी अवेकन हो चुकी हूँ और मैं तुम्हारा साथ इस कल्टीवेशन की दुनिया में ज़रूर दूंगी। बाइटियान उसे पूछता है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं। वो उसे अपनी एबिलिटीज़ बताने के लिए आती है। वो उसे बताती है कि मेरी फर्स्ट एबिलिटी शेप शिफ्टिंग है और मैं किसी भी दूसरे स्पिरिचुअल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ। और मेरी सेकंड एबिलिटी है कि मैं किसी भी ट्रेजर या पील के लेवल को बढ़ाकर उसको हाई लेवल का कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ जवान लेवल तक ही पिल्स और कलेक्जर्स और दूसरे टूल्स वगैरह की पावर्स को बढ़ा सकती हूँ क्योंकि मैं अभी खुद ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मेरे पास इतनी पावर नहीं कि मैं उनको ज़्यादा पावरफुल बना सकूँ। बाइटियान कहता है ओके ओके ये बात तो ठीक है, अब ये बताओ कि तुम आखिर ग्रो कैसे करोगी। वो कहती है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं एक निर्वाणा पिल हूँ, इसीलिए मैं स्पिरिचुअल रूट्स, स्पिरिचुअल प्लांट्स और एलेक्सर पिल्स वगैरह खाकर और उनको एब्जॉर्ब करके ग्रो कर सकती हूँ। तो बाइटियान को वो कहती है कि मुझे भूख लगी है, तो बाइटियान उसे वही वाइट स्पिरिचुअल पिल दे देता है। वो कहती है कि ये तो काफ़ी घटिया क्वालिटी की पिल है और उसको उसकी पावर से बढ़ा देती है। वो उसको सफाचट कर जाती है और पावर बढ़ाने के बाद कहती है मास्टर अभी तो इससे काम चलाना पड़ेगा, लेकिन आपको आगे मुझे ज़्यादा पावरफुल पिल्स वगैरह देनी होगी। और उसके बाद उसको पता लगता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, तो इसलिए वो आकर बाइटियान की बॉडी में घुस जाती है। इधर रैन जुनसी जो कि बाइटियान की फियांसे है वो आती है। बाइटियान से कहता है कि रैन जुनसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने ही के तुम्हारे साथ मिलने के लिए आई थी। बाइटियान उससे कहता है कि क्या तुम अपनी मैरिज मेरे साथ तोड़ने आई हुई हो। तो रुंजी कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ एक सौदा करने आई हुई हूँ। तो बाइटियान कहता है अच्छा तो शादी भी तुम तोड़वाओ और उस उल्टा तुम उसका नाम भी मेरे ऊपर करोगी। इधर रुंजी सोच रही होती है कि बाइटियान पहले ऐसा नहीं था, वो तो पहले बड़ा बहक बहक कर मुझसे बात करता था, लेकिन ये आज इतना कॉन्फिडेंट कैसे है और ये अचानक ऐसे कैसे बदला हुआ है। तो बाइटियान उससे कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अगर तुम्हें अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वाना ही है तो तुम मेरे लिए क्या करोगी और तुम मुझे क्या इनाम दोगी। तो रुंजी उसे कहती है कि रुक जाओ मैं तुमसे ऐसे ही काम नहीं करवाऊंगी। और उसके बाद वो अपने गार्ड सर्वेंट के पास जाने लगती है और उसके जाकर उसके में से रिसोर्सेज उठाने लगती है। इधर बाइटियान सोचता है कि मेरा और लिंगार का लेवल अभी बहुत ज़्यादा लो है और मुझे इन रिसोर्सेज की सख्त ज़रूरत है, तो मुझे ये डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इधर रुंजी अपनी गार्ड से रिसोर्सेज उठाकर बाइटियान को दे देती है। उसमें 3 लोग्रे की स्पिरिचुअल स्टोन और 3 लाख गोल्डन टिप्स थे जिसकी मदद से बाइटियान कुछ अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता था। बाइटियान उसे कहता है कि ये बस सिर्फ इतना ही। तो रुंजी कहती है कि नहीं नहीं जब तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इसके बाद और कीमत भी दे दूंगी। बाइटियान कहता है चलो ठीक हो गया, कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी सिटी में आऊँगा और मैं खुद ही ये कॉन्टैक्ट तोड़ दूंगा। उसके बाद रुंजी उसे एक मैजिकल बॉल देती है और उसे कहती है कि इसकी मदद से हम तुमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। इधर हम देखते हैं कि बाइटियान वापस अपने घर आ चुका था और उसकी बहन उससे पूछती है कि तुम्हारी मार्शल अवेकनिंग कैसी गई। तो वो कहता है कि सिस्टर मेरी मार्शल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी गई और मैंने अपने डुअल मार्शल आर्ट्स को एक्टिवेट कर लिया है और मेरे पास अभी फायर और आइस के दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। इधर ये बात उसके फादर ने भी सुन ली थी और वो आकर कहते हैं कि मेरे बेटे तुमने मुझे आज बहुत प्राउड फील करवाया है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो कहते हैं कि चलो ठीक है तुम मुझे अपने एट्रीब्यूट्स दिखाओ। वो उसके एट्रीब्यूट्स देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और वो कहते हैं ये तो ड्यूल एट्रीब्यूट्स है और ये पहले से ही अपने हेवन लेवल पर पहुँच चुके हैं, आज तुमने मेरा सर फख्र से ऊपर कर दिया है। इसीलिए वो कहते हैं कि चलो ठीक है और बातें तो होती रहेंगी, चलो आओ कमरे में चलते हैं। उसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों बाप बेटे बैठे हुए थे और वो आपस में ही बातें कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। और बाइटियान जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला था और उसके बाद वो सीरियस होते हुए कहता है कि फादर आपने कहा था कि जब मैं अपनी मार्शल आर्ट्स और अपने एट्रीब्यूट्स को अवेक कर लूँगा तो आप मुझे मेरी मदर के बारे में बताएंगे। इसके बाद उसके फादर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये बहुत बड़ा हादसा है, तुम जैसा कि जानते हो कि तुम्हारी मदर मेडिकल पिला के मास्टर की सबसे छोटी बेटी है और कुछ साल पहले उन्होंने हमारी सिटी के ऊपर अटैक कर दिया।
जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान हुई और मेरे तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर यानी कि मेरे फादर भी उसमें मारे गए और तुम्हारी सिस्टर की कल्टीवेशन भी वहीं से डिस्ट्रॉय हुई और वो आज तक कल्टीवेशन नहीं कर पाई है। अपने फादर की ये बात सुनकर बाइटियान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फादर, मैं मेडिसन विला से बदला लेकर रखूँगा। आखिर उन्होंने ऐसा सलूक कैसे किया और मैं उनको छोड़ने वाला नहीं। उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, तुम उसने बदला ले लेना, लेकिन अभी तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम उनके सामने टिक पाओ और अगर तुम्हें उनके साथ बदला लेना है तो तुम्हें ग्रेट मार्शल आर्ट के लेवल पर पहुंचना ही होगा और जब तक तुम ग्रेट मार्शल आर्ट के लेवल पर नहीं पहुंच जाते तब तक तो तुम उनके सामने कुछ भी नहीं। और अगर तुम एक बार ग्रेट मार्शल आर्ट के लेवल पर पहुंच गए तो तुम्हें अकेडमी में हिस्सा लेने का मौका मिल जाएगा और स्टार अकेडमी में जाने के बाद तुम बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करना और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन के उनको मार देना और उनसे अपनी माँ का बदला ले लेना। और वो बताते हैं कि जैसा कि आज से कई साल पहले हम बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन उस अटैक की वजह से हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए और हमारी फैमिलीज़ में भी हम सबसे ज़्यादा नीचे चले गए और लिनहू सिटी की सबसे ज़्यादा कमज़ोर फैमिलीज़ में शुमार होने लगे। और उसके बाद उसके फादर बताते हैं कि अब तुम ही हमारी होप हो और तुम्हें हमारी फैमिली का नाम ऊपर करना ही होगा। बाइटियान खड़ा होते हुए कहता है कि फादर, आज से कल्टीवेशन मैं स्टार्ट कर दूंगा और फैमिली कंपटीशन कब है? तो उसके फादर से बताते हैं कि फैमिली कंपटीशन 3 महीने बाद है। इसके बाद बाइटियान कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि टोटल मार्शल आर्ट के 5 लेवल हैं। सबसे पहला मार्शल आर्ट वॉरियर लेवल, दूसरा है ग्रेट मार्शल आर्ट लेवल, तीसरा है सुपर स्पिरिचुअल लेवल और चौथा है ग्रेट एम्परर लेवल और पांचवा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लेवल है वो है एम्परर ऑफ गॉड लेवल। और इस लेवल तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया और कहा जाता है जो भी इस लेवल तक पहुंच जाता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और उसके सामने किसी भी सिटी, कंट्री या शहर के खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। इधर बाइटियान जिसको याद आता है कि उसके पास 3 स्पिरिचुअल स्टोन है, वो इन 3 स्पिरिचुअल स्टोन की पावर बढ़ाने के लिए बाहर लिंगार को बुलाता है और लिंगार को बाहर बुलाते हुए कहता है कि लिंगार बाहर आओ, तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर इन स्पिरिचुअल स्टोन्स की पावर को बढ़ा दो। स्पिरिचुअल स्टोन्स की पावर को बढ़ाने के लिए वो लिंगार को बुलाता है और लिंगार बाहर आने लगती है। लिंगार ये 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स बाइटियान उसको दिखाता है और बाइटियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने उनकी पावर को बढ़ा दिया था, लेकिन वो ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से नीचे गिर जाती है और बाइटियान उसको कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और इसके लिए वो उसको एक स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है और कहता है कि तुम इसको एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा लो। वो उसकी पावर को बढ़ाने के बाद वापस बाइटियान की बॉडी में चले जाते हैं। इधर बाइटियान कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और वो जब वो आहिस्ता आहिस्ता कल्टीवेशन कर रहा था तो स्पिरिचुअल स्टोन की पावर उसके अंदर जा रही थी। इधर बाइटियान खुद ही से कह रहा होता है कि क्योंकि मैंने ड्यूल मार्शल आर्ट्स के लेवल को एक्टिवेट किया है, इसीलिए मुझे दूसरे कल्टीवेटर्स के मुकाबले में ज़्यादा कल्टीवेशन करनी होगी और जब दूसरे कल्टीवेटर एक अपनी वेन स्पिरिचुअल वेन खोलकर अगले लेवल में असेंड हो जाते हैं, मुझे अब 2 स्पिरिचुअल वेन्स खोलनी होगी और मेरे लिए फ़ायदे की बात यह है कि मैं अपने से ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को भी आसानी से हरा सकता हूँ। और इधर सारी रात प्रैक्टिस करने के बाद बाइटियान जब सुबह उठता है तो उसने काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल वेन्स को खोल लिया था, जिसकी वजह से उसके हर बॉडी के पार्ट में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है। इधर बाइटियान को उसके फादर की चीखने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर तो वो वहाँ से भागने लगता है, सोचता है ये क्या हो गया, आखिर फादर को क्या हो गया, वो क्यों चिल्ला रहे हैं। और वो वहाँ से भागने के लिए चला जाता है अपने फादर को देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या हो गया। इधर बाइटियान के फादर किंग से कि वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ शादी करेगी। इधर किंग जो कि किंगले फैमिली का हेड होता है वो कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवा ही देनी चाहिए और मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है और जो कर्जा तुमने मुझसे लिया था तो उसको भी मैं माफ़ कर दूंगा और तुम्हारे लिए अच्छा ही है कि तुम इस क्रिटिकल सिचुएशन में मेरे साथ हाथ मिला दो। अगर तुमने मेरे साथ हाथ मिला लिया तो तुम्हारी फैमिली दोबारा से लिनहे सिटी की सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिलीज में शुमार होने लगेगी और तुम भी वापस से अपनी फैमिली को ग्रो कर पाओगे। इधर उसका बेटा जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये एनिमे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, तो भैया खूबसूरत मतलब काफ़ी ज़्यादा बदसूरत है, वो उसको देख कर तो
बाइटियान की बहन काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। अपनी बेटी को डरते हुए कहते हैं कि तुम तो चिंता मत करो और तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा और वो वापस कर ही दूंगा। इधर वो कुछ ज़्यादा ही बकवास करने लगता है तो बाइटियान के फादर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बाइटियान के फादर किंगसी से कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में आकर तुम्हें यहाँ से धक्के निकाल कर बाहर निकाल दो। किंगसी कहते हैं चलो ठीक है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया लेकिन तुमने ये मौका अपने गुस्से की वजह से गंवा दिया। अब चाहे तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली के सामने भीख भी मांगे तो मैं ये कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इधर बाइटियान भी आ गया था और वो कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर भौंकने की इजाज़त किसने दी? किन लोगों ने तुमको यहाँ पर आने की इजाज़त भी दे दी? वो कहते हैं कि बाइटियान ज़रा चुप हो जाओ और खामोशी से बात सुनो और ज़रा औकात में रहकर बात किया करो। बाइटियान कहता है कि मैं तो औकात में बात कर रहा हूँ, तुम लोग ही हो जो भौंके जा रहे हो। और वो उसको धमकी देते हुए कहते हैं कि बाइटियान हम तुम्हारी फैमिली को तबाह कर देंगे और तुम्हारी फैमिली इस बारे में पछताएगी कि आखिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया क्यों नहीं। और बाइटियान उनसे कहता है कि चलो हो गया तुम्हारा, तो अब तुम्हारे जाने का टाइम है। और इधर बाइटियान हवा में उड़ते हुए उसके बेटे के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इधर उसका बेटा बाइटियान को कुछ कह पाता उससे पहले ही बाइटियान ने अपनी फायर एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करते हुए उसको एक जोरदार किक मार दी थी और उसकी किक के इम्पैक्ट की वजह से वो वहाँ से दूर जाकर गिरता है। इधर अपने बेटे की हालत देखकर किंगसी संभलता नहीं और वो बाइटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन सू फैमिली के हेड ने उस अटैक को रोक लिया था और उसको भी पीछे ढकेल दिया था। इसके बाद वो कहता है कि सू फैमिली तुम अपने इस रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। अभी तो हम लोग जा रहे हैं लेकिन फ्यूचर में तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इधर बाइटियान पूछता है कि फादर आपने 5 लाख गोल्डन कॉइन्स का आखिर कब इनसे कर्जा लिया था? तो इधर उसकी सिस्टर आती है और उसको बताती है कि जब ये सब हान फैमिली की वजह से हो रहा है। दरअसल हमने हान फैमिली को 5 लाख एलेक्जर्स भेजे थे और उन एलेक्जर्स को उन्होंने नकली बताकर हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया 5 लाख कॉइन्स का। और उन्होंने हमें साथ ही धमकी दे दी कि अगर हमने ये जुर्माना 3 महीने में नहीं चुकाया तो वो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर लेंगे। और इस जुर्माने को चुकाने के लिए हमने ये फैमिली से 5 लाख गोल्डन कॉइन्स का कर्जा लिया था और इसकी वजह से वो हमारे इस कर्जे का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इधर बाइटियान भी समझ चुका था कि उसकी फैमिली की हालत सही नहीं है और अगर वो जल्दी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ तो उसकी फैमिली को निन्हु सिटी के फैमिलीज यहाँ पर नहीं रहने देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइटियान एक झरने के नीचे अपने फायर एट्रीब्यूट की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो बार बार इस पर फेल हो रहा था और वो सोच रहा था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। फिर उसको याद आता है तो वो कहता है कि अबे भाई ये मैं क्या गलती करने जा रहा था अपने गुस्से में आकर मैं तो अपनी कल्टीवेशन ही तबाह कर बैठता। बाइटियान कहता है कि गुस्से में आकर मुझे अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए और मैं क्या करने जा रहा था, इतनी पावरफुल टेक्निक्स को अभी मेरी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती। इसके बाद वो दिन रात प्रैक्टिस करने लग जाता है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हार्ड करता है जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल रेंज ओपन हो चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी थी और वो अपने एक ही पंच में एक पत्थर को भी तोड़ सकता था। वो अपनी पावर से थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है और कहता है कि बस हो गया, अभी के लिए इतनी कल्टीवेशन बहुत है, अभी चल के मुझे घर चलना चाहिए। उसके बाद वो घर जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र एक ग्रुप पर पड़ती है जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी था और उसके अंदर एक पेंडेंट था जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इस कोर की वजह से मेरी सिस्टर की कल्टीवेशन दोबारा से स्टार्ट हो सकती है और अगर ये कोर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उस बूढ़े की नज़र बाइटियान पर पड़ती है, कहता है कि लीडर फ्रेंड तो मुझे यहाँ आसपास के रहने वाले लगते हो, क्या तुम यहीं पर रहते हो? तो बाइटियान अपना सर हाँ मिलाता है और कहता है कि जी मैं यहीं पर ही रहता हूँ। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर ब्लड हिल का पता है? तो बाइटियान कहता है कि हाँ मुझे पता है। उससे अगला सवाल पूछता ही तो बाइटियान उससे कहता है कि क्या आप ब्लड जिनसिंग को ढूंढने हुए आए हैं? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ मैं ब्लड जिनसिंग को ही ढूंढने आया हूँ। तो वो कहता है कि अगर आप लोग ब्लड जिनसिंग को ढूंढ रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप में से किसी की जान को खतरा है और मुझे लगता है कि आप ही की तबीयत ख़राब है और वैसे भी आप अगर ब्लड जिनसिंग को ढूंढ ही लें तो मुझे नहीं लगता कि 30 दिनों से ज़्यादा आप जिंदा रह पाएंगे। अपने ग्रैंड फादर की मौत के बारे में सुनकर उसकी ग्रैंड डॉटर
फ़ौरन ही जाकर बाइटियान के ऊपर हमला कर देती है। वो लेकिन बाइटियान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, तो उसको एक पंच में ही पीछे कर देता है और उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसके ग्रैंडफ़ादर अपनी ग्रैंडडॉटर को रोक देते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, वो सही ही तो कह रहा है। वैसे भी ब्लड जिनसिंग मेरी कल्टीवेशन और मेरी हेल्थ को सुधार सकती है, मुझे अमर नहीं बना सकती। एक ना एक दिन मैंने मरना ही है। और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट भी उस ब्लड जिनसिंग को रिफाइन नहीं कर पाए और 2 बार फेल हो चुके हैं और उसको रिफाइन करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो कहती है लेकिन ग्रैंडफ़ादर ये आपके मरने की बात कर रहा है, ये ऐसे कैसे बातें कर सकता है? तो उसके बाद ग्रैंडफ़ादर कहते हैं ये सही कह रहा है, वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि 30 ये सही कह रहा है, 30 सालों से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी नहीं रहेगी। और वो कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, चलो ये बात मैंने तुम्हारी मान ली कि ब्लड जिनसिंग सिर्फ मेरी लाइफ को बढ़ा सकता है, लेकिन तुम इतने श्योर कैसे हो कि मैं 30 दिन के अंदर मर जाऊंगा? तो भाई जान कहता है कि अंकल क्या आपकी आईसाइट वीक हो चुकी है? आपको नहीं नज़र आ रहा कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और इसकी वजह से आपकी मौत जल्द ही हो जाएगी। वो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी नॉलेज को एक्सपायर करता हूँ। और उसकी ग्रैंडडॉटर कहती है कि जब इसको आपकी बीमारी के बारे में पता है तो इलाज भी तो इसको मालूम होगा। तो बाइटियान कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, मैं कुछ पिल्स को रिफाइन करके तुम्हारे ग्रैंडफादर की जान को बचा सकता हूँ और उस पिल्स को रिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो वो कहता है कि चलो ये बात तो ठीक है, तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन बूढ़े तुम्हें लगता नहीं कि तुम काफ़ी ज़्यादा जी चुके हो, अब तुम्हें मौत को गले लगा लेना चाहिए? तो उसके ग्रैंडफादर उदास होते हुए कहते हैं कि बेटा आखिर कौन इस वर्ल्ड में चाहेगा कि वो खुद से अपनी जान दे दे, और मुझसे मॉर्टल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। और मैं और ज़्यादा साल जिंदा रहकर इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। इधर उसकी ग्रैंडडॉटर भी बाइटियान से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मान जाओ, मेरे ग्रैंडपा की जान बचा लो, इसके बदले में जो तुम चाहोगे हम वो करने को तैयार हैं। तो बाइटियान भी राज़ी हो जाता है और कहता है कि रिकवरी पिल बनाने के लिए मुझे कुछ मटेरियल की ज़रूरत होगी। अगर तुम्हारे पास वो मटेरियल्स हैं तो वो तुम मटेरियल्स मुझे दे दो और मैं बगैर किसी फर्नेस के उस पिल को रिफाइन कर लूँगा। इधर वो बूढ़ा काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कहता है कि बगैर फर्नेस के ऐसा तो हमारे प्रेसिडेंट भी नहीं कर पाते। इधर बाइटियान कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, मैं बगैर फर्नेस के वो पिल रिफाइन कर लूँगा। और उसके बाद वो उनको मटेरियल भी दे देते हैं। उन मटेरियल्स को लेने के बाद बाइटियान कहता है कि ओके, तो मैं इस पिल को रिफाइन करने के लिए राज़ी हूँ और इन पिल्स के मटेरियल भी ओके हैं। तो मुझे लगता है कि हमें पिल तैयार करने का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। वो बूढ़ा कहता है कि तुम अपनी शर्तें बताओ, मैं तुम्हारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। तो बाइटियान उसे बोलता है कि तुम्हारे गले में ये जो कोर है वो मुझे चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, तुम ये कोर मुझसे ले लो, और वो अपनी कोर उतारकर बाइटियान को दे देता है। बाइटियान भी खुशी खुशी वो कोर अपने पास रख लेता है। बाइटियान उसको अपनी दूसरी शर्त बताता है और कहता है कि मेरी दूसरी शर्त ये है कि अगर ये रिकवरी पिल एक से ज़्यादा तैयार हुई तो मैं वो रिकवरी पिल अपने पास रखूँगा और तुम्हें सिर्फ एक पिल ही मिलेगी। वो बूढ़ा कहता है कि ये एक रिकवरी पिल बनाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल और इम्पॉसिबल सा है, लेकिन आप तो बनाने की बात कर रहे हैं। तो बाइटियान कहता है कि तुम्हें लगता है कि कोई और नहीं बना सकता, लेकिन मुझे खुद पे यकीन है कि मैं दोनों पिल बना लूँगा। और वो कहता है अब उसकी ग्रैंडडॉटर से, मुझे लगता है तुम मॉन्स्टर अल्केमिस्ट बन चुकी हो, और अगर तुम मॉन्स्टर अल्केमिस्ट बन चुकी हो तो तुम अपनी फायर को भी समन कर सकती हो। तो वो उसे बताती है कि दरअसल मैं अल्केमिस्ट की पावर के साथ पैदा हुई थी और मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं, लेकिन मैं रियल फायर को समन कर सकती हूँ। और रियल फायर का नाम सुनकर वो कहता है कि ओके, तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लो।